हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि क्लास हमारा जो है सीटेट के लिए कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम आपको जो है संस्कृत में आपका जो है कि 6 और 7 खत्म हो गया, 8 का इसमें कंटिन्यू आपका चल रहा है। और पैडागोजी भी हम एक तरफ से क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, अलग से साइकोलॉजी की थ्योरी अलग चल रही है। और जो मैं कह रहा था कि आपका ये 500 जो चलेगा भैया 500 प्लस, तो 500 प्लस हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पैडागोजी क्वेश्चन, और उसमें आपके लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड दोनों क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसमें सब मल्टीपल्स जितने भी क्वेश्चन है सब मिक्स होंगे, चाहे आपके किसी सब्जेक्ट हो, पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट, बस एक सब्जेक्ट छोड़ के इसमें संस्कृत और इंग्लिश नहीं है। अब बाकी 4 सब्जेक्ट की पैडागोजी सब इसमें है। तो आज ये हमारा प्रैक्टिस तीसरा होने वाला है। चौथा होने वाला है ये, आज मेरा प्रैक्टिस तीसरा होने वाला है। और इसके पहले हमारा 2 हो चुका है, ये तीसरा है, ठीक है। तो आपको इसका PDF भी दिया जा रहा है, तो आप उसको भी कलेक्ट करके रखते रहिए। अगर उस तरह जो अलग से जो थ्योरी चल रही है, थ्योरी को पढ़ते पढ़ते साथ में अगर ये क्वेश्चन भी आपके साथ रहेंगे, तो मतलब उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आसानी होगी। वैसे आप अलग अलग ढूंढेंगे कि कहाँ क्वेश्चन है कैसे, तो आप कुछ लोग तो यही नहीं जान पाते हैं साइकोलॉजी में, या फिर साइकोलॉजी में ज़्यादातर कुछ लोग यही नहीं जान पाते हैं कि साइकोलॉजी क्वेश्चन कौन सा है, कौन पैडागोजी का है। क्यों? क्योंकि पूरा क्लियर पता ही नहीं है कि पैडागोजी में टॉपिक क्या क्या है। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि नहीं क्या साइकोलॉजी में थ्योरी से कौन सा आ रहा है, और आपका जो है कि पैडागोजी क्या है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं, लेके चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग भैया पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, ठीक है। आप उस पर नंबरिंग कर लीजिए और लास्ट में आप अपना आकलन करिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी बीच बीच में आप लोग पूछ लीजिएगा कि नहीं इसका थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए, तो उसके पीछे जो थ्योरी होगी उस थ्योरी को भी क्या करेंगे हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, आप इसको रीड करिए और बताइए इसका क्या होगा। मोबाइल मौसम खराब चल रहा है इस समय ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। थोड़ा सा आप लोग स्पीड बना के रखा करिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, ठीक है। ये कह रहा है शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में क्या करने भैया, शब्दावली सीखने में, शब्दावली सीखने में क्या करता है, मदद करना चाहता है। क्या करता है, मदद करना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली है? क्या है, आपको क्या करना है, हेल्प करना है बच्चे को शब्दावली सीखने के लिए। तो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण है, जिससे क्या है बच्चे शब्दावली के बारे में क्या करेंगे, सीख पाएंगे। तो पहला है कहानी और चित्रों का प्रयोग। ये ड्रिल वाला तो आपको मैंने बताया नेगेटिव पॉजिटिव में ये गलत हो जाएगा, और ये भी हमने क्या बताया था, ये आपका लिखित अभ्यास भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात है पाठ्य पुस्तकों का उपयोग, और कह रहा है कहानी और किस्सों, मतलब कहानी और चित्रों के माध्यम से क्या करना, उसके अंदर बच्चे के अंदर शब्दावली विकसित करनी है, लेकिन कैसी, प्रभावशाली। आप मुझे एक चीज़ अपने से सोच के बताइए, आप अपने तौर तरीके से सोच के बताइए कि बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेता है कि इसमें इंटरेस्ट लेता है। तो बच्चा जिसमें इंटरेस्ट लेगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो प्रभावशाली नहीं कहलाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्या हो जाएगा हमारा, कहानियाँ और चित्रों का प्रयोग, ठीक है। अगला देखिए, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 जनवरी ये 2022 का क्वेश्चन आपका है। एक तरफ से चल रहा है 2022, फिर 2023 हम लेंगे, जो ऑनलाइन में हुआ है सबको लेंगे एक तरफ से। बताइए इसका क्या सही होगा। चलिए ये कह रहा है इनमें से कौन बहुभाषावाद, क्या है, बहुभाषावाद के लाभ क्या होते हैं। मैं बहुभाषावाद में आपको क्या बताया हूँ
कि बहुभाषावाद क्या होता है कि एक तरह से समावेशी कक्षा होती है। बहुभाषावाद क्या होता है? एक तरह से समावेशी कक्षा है, समावेशी शिक्षा। मतलब एक ही कक्षा में कई भाषा बोली जाने वाले बच्चे क्या है, एक ही क्लास में आके क्या है, बैठे हैं, तो क्या कहलाएगा? बहुभाषावाद। जहाँ पे बहुत सारी भाषा बोली जाएंगी क्या कहेंगे? बहुभाषावाद। वहाँ पे जो कक्षा होगी, जो वहाँ पे शिक्षा दी जाएगी, बच्चों के लिए क्या काम करेगी? संसाधन। बच्चों के लिए क्या काम करेगा? संसाधन। लेकिन वहीं पे अध्यापक के लिए क्या काम करेगा? चुनौती। ये चुनौती अध्यापक के लिए क्यों हो रही है? चुनौती अध्यापक के लिए क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि ज़्यादा पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से, मतलब उनका जो मातृभाषा है, स्थानिक भाषा क्या है, अलग अलग है। और बार बार हम कहते हैं कि मातृभाषा के जरिए ही बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसका सोचने समझने, तर्क वितर्क करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब हर पृष्ठभूमि से अलग अलग जगह से बच्चे अगर आपकी कक्षा में आए हैं तो आपको उतनी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर उतनी मातृभाषा ज्ञान आपका नहीं है तो सभी बच्चे को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो अध्यापक के लिए क्या कहलाएगा? ये चुनौती। लेकिन बच्चों के लिए क्या कहलाता है? ये संसाधन। बच्चों के लिए संसाधन इसलिए कहा जाता है ताकि बच्चा एक ही जगह आके कई भाषाओं का ज्ञान उसे हो जा रहा है, कई जगह उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कई जाति धर्म और कई संस्कृति और समुदाय, समाज और घर परिवार के बारे में उसको एक ही जगह आके पता चल जा रहा है। इसलिए बच्चे के लिए क्या है? संसाधन है। और अध्यापक के लिए सब क्या है? चुनौती है। अब बहुभाषावाद में क्या होता है कि बच्चे के सोचने समझने, तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको एक से ज़्यादा भाषा का ज्ञान रहेगा तो आप क्या करेंगे? एक से ज़्यादा तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी समस्या के बारे में क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं। अगर आपको अभाव है तो क्या करेंगे? ज़्यादा तरह से सोच नहीं पाएंगे। तो किसी को समझाने के लिए आपके पास और ज़्यादा हथियार उपलब्ध हो जाएंगे अगर आपको ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होगा, ज़्यादा संस्कृति के बारे में ज्ञान होगा, ज़्यादा क्या है, संस्कृति, समुदाय, समाज या देश के बारे में जितना ज़्यादा नॉलेज आपको है, सामने वाले को उतना ही प्रेरित कर सकते हैं, उतना ही क्या कर सकते हैं, वहाँ पे संतुलन की अवस्था बना के रख सकते हैं। इसलिए बहुभाषा बच्चे के लिए संसाधन होता है और अध्यापक के लिए चुनौती। इससे अब ये पूछ रहा है कि समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, इससे लाभ क्या है? समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता, क्या कर रहा है? अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान। ठीक है। सीमित रोजगार के अवसर। अच्छा भैया, बहुभाषिकता में रोजगार की बात कहाँ से आ गई? रोजगार की बात तो नहीं है। पाराभाषिक जागरूकता, ये तो हमारा होगा नहीं क्योंकि यहाँ रोजगार की बात हो नहीं रही है। हमारा क्या दिख रहा है? समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण। और एक दिख रहा है अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता। संस्कृति की बात नहीं है, लेकिन जब अलग अलग संस्कृति के आएंगे तो उनकी भाषा भी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। और है पाराभाषिक जागरूकता, मतलब अपने भाषा से क्या करना? ऊपर जाके सोचना। तो क्या सही हो रहा है आपका? क्या हो जाएगा? डी। तो अब हमारा क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन पूरा आ रहा है ना, क्योंकि पिछली बार में कुछ क्वेश्चन इधर साइड कट गया था। हाँ, तो उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जब कूट वाले क्वेश्चन आएंगे तभी आपको थोड़ी दिक्कत होगी, तो उसके लिए पहले से तैयार रहिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसने क्या कहा भाई? क्वेश्चन में क्या रहा है? किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट क्या चीज? विशिष्ट सूचना निकालनी है। क्या निकालनी है? किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालनी है। निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री को किस अंश को बारीकी से और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा है? मतलब आपको पता है क्या? गहन पठन है ना, गहनता से पढ़ने की बात कर रहा है। गहन पठन बारीकी से पढ़ना है, एकदम ध्यान पूर्वक दे के पढ़ना है। मतलब कोई आप पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं या कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो आपके पढ़ने का उद्देश्य क्या है? मेन चीज़ आके फंसी है। आपका उद्देश्य क्या है? हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं या कोई भी कविता पढ़ते हैं तो हम उसके पीछे का तर्क जानना चाहते हैं। पढ़ना होता है ना, सुबो पली, पढ़ना तब पढ़ना माना जाएगा जब पढ़ने के बाद उसके भावों और उसके विचारों को आप समझ जाए, है ना। सुबोपल्ली एक होगा क्या?
बो पली। हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें सुनना, तब सुनना सही माना जाएगा जब सुनने के बाद आप कोई प्रतिक्रिया करें और उसके मनोभाव और उसके विचारों को समझें। और जब समझेंगे तभी ना प्रतिक्रिया करेंगे। तो सुनना कौशल कब से आता है? ध्यान से सुनने की आदत डालना, सुनने के बाद चीज़ों को, उसके भावों को, मनोभावों को समझना, फिर उसके प्रति क्या देना, प्रतिक्रिया देना। ठीक है। अब बोलना में क्या हो जाएगा, बोलना में भी बात हो जाएगी कि हम अपने विचारों और अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए तो किसका साधन, किसका प्रयोग करते हैं, बोलने का। हम अपने विचारों और अपने भावों को किसी और के यहाँ पहुँचाते हैं, कैसे, बोल के। और पढ़ना, हम किसी और के मनोभावों को और किसी और के विचार को या कोई तथ्य के बारे में हम क्या है, उसके पीछे छिपे अर्थ को हम समझने क्या करते हैं, उसके अर्थ को ग्रहण करने की या उसके मनोभाव और विचार को समझने की कोशिश करते हैं पढ़ के। तो क्या कहलाता है, पढ़ना कौशल कहलाता है, जो कि हमसे वही पूछा है, पढ़ने वाले भी पूछा है। ये कह रहा है लिखना, तो हम लिख के अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं किसी के यहाँ। तो दो होता है ग्रहणात्मक और दो क्या होता है, दो हम अपने, हाँ, दो अभिव्यक्ति वाला होता है, हम अपने भाव और विचार को दो जो प्रेजेंट करते हैं और दो से क्या करते हैं, किसी के भाव और विचार को समझते हैं। तो देखिए, सुनेंगे ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे ग्रहण करेंगे। अगर ये होगा लिखना और बोलना, तो अपने बारे में हम किसी और को कुछ बता रहे हैं। ठीक है। तो आपको देखिए, ये अनुमानिक है। वैश्विक मतलब होता है पूरा फैला हुआ। वैश्विक मतलब क्या होता है, फैला हुआ। वैश्विक मतलब फैला हुआ, दिमाग में बैठा लीजिए। स्थानीय मतलब जो स्थान की बात होती है, कहीं एक जगह के आसपास की बस बात हो रही है। स्थानीय जहाँ पे हो रहा है बस उसके स्थानीय की बात हो रही है। लेन देन का मतलब क्या होता है, जैसे विचारों का लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लेन देन यहाँ सबसे अच्छा हमारा क्या समझ में आएगा, यहाँ पे अनुमानित। हम अनुमान लगाते हैं कि कहना क्या चाहता है। हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है सामने वाला, उसके मनोभाव को, उसके विचार को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो हम जब कभी भी किसी सेंटेंस मतलब कोई भी कहानी या कविता पाठ पढ़ते हैं तो उसके मनोभाव, उसके विचार को और उसके पीछे छिपे तर्क को हम समझने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमारा क्या कहलाएगा, अनुमान। यहाँ पे गहन पठन है ही नहीं, सस्वर पठन है ही नहीं, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है अनुमानित। अगर गहन पठन रहता, सस्वर पठन रहता, अनुमानित रहता, तब आप कंफ्यूज होते हैं कि अनुमानित में जाएं कि गहन पठन में जाएं। तब सोचते हैं गहन पठन में जाएं कि अनुमानित में जाएं। तब भी आप क्या करते हैं, अनुमानित में आते हैं, अनुमान लगा रहे हैं। गहन पठन मतलब ऐठे मौन पठन, गहन पठन, मौन पठन, अनुमानित, ये सब पढ़ाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, एक भी क्वेश्चन अपने से बनाए नहीं गए हैं। ये भी आपका 2022 का है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2022 जनवरी का चल रहा है। अभी 2022 के बाद हम फिर क्या लेंगे, जितना ऑनलाइन पेपर 2023 में हुआ फिर उसको लेंगे, फिर लास्ट में जो आपका अगस्त में हुआ फिर उसको ले लिया जाएगा, पूरा कंप्लीट सबका पेडागोजी। बोली के संबंध में कथन अ और कथन ब पर विचार करिए। मतलब दो आपको कथन दिए हैं, उसमें बोली के संबंध में क्या करना है, विचार करना है। किस पे, बोली पे। उसने कहा किसी देश के एक हिस्से में, किसी देश के एक हिस्से में, बात किसकी हो रही है, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली, ठीक है ना, बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। मतलब हर जगह की स्थानीय भाषा। ये क्षेत्रीय का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ये क्षेत्रीय भैया कहीं ना कहीं आप क्या लिखा है, मातृभाषा लिखा है। क्या लिखा है, मातृभाषा लिखा है। इसको हम क्या कहते हैं, स्थानिक भाषा भी कहते हैं। स्थानिक भाषा भी कहते हैं, बोलचाल की भाषा कहते हैं, रोजमर्रा की भाषा कहते हैं, दिनचर्या की भाषा कहते हैं, जो डेली हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं उसकी भाषा कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा को। अब ये कह रहा है एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती। ये बताइए, ये जो मातृभाषा है वो तो सबसे अलग है। हर जगह की मातृभाषा क्या है, पहला तो देखो सही है, मातृभाषा की बात कर रहा है, पहला सही है, लेकिन कह रहा है एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि। शैक्षिक मतलब जो हम पढ़ाते हैं, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले
लोगों द्वारा विविध प्रकार की, ये उल्टा कह रहा है, कह रहा है जो एक प्रकार की जो शैक्षिक जो हिंदी बस बोलने वाले हैं, ये क्या करते हैं कि हिंदी, जैसे हम क्या हिंदी के माध्यम से पढ़ रहे हैं ना, तो इसको कह रहा है कि जो हिंदी बोलने वाले, जो हिंदी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग भाषाओं का यूज करते हैं। तो कहीं उल्टा नहीं कह रहा है हम, बल्कि अलग अलग मातृभाषा पढ़ने वाले, अलग अलग मातृभाषा पृष्ठभूमि, मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से अपनी स्थानिक भाषा मातृभाषा जानने वाले हम हिंदी से जुड़ते हैं, ना कि हम हिंदी पढ़ने वाले अलग अलग मातृभाषाओं से जुड़ते हैं। तो तो हमको सही लग रहा है, बी क्या हमारा है, गलत है। ठीक है ना, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोग द्वारा, मतलब जो आप इतने लोग हो, चाहे जो लोग भी जहाँ से पढ़ रहे होंगे, सबकी पृष्ठभूमि अलग अलग है, लेकिन क्या हम हिंदी के बाद मातृभाषा सीखते हैं? नहीं, हम मातृभाषा के बाद हिंदी, चाहे अंग्रेजी, चाहे उर्दू, चाहे फारसी सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा कह रहा है कि द्वारा विविध प्रकार के उपयोग की जाने वाली भाषा में एक प्रकार की बोली के रूप में जाना जाता है, ऐसा नहीं है। अगला देखिए, ये तो आपको आसान है क्वेश्चन, अगर एक आप क्वेश्चन ऐसे मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, इसको तुरंत कर लीजिए आप। लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित, लेखन मतलब ग्राफ खींचना, तो क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया, है ना। डिस्ग्राफिया कहाँ है, पहला डिस्ग्राफिया है, ये हो जाएगा। गणन मतलब डिसकैलकुलिया, वाचन मतलब डिसलेक्सिया, ये याद रखिएगा। यहाँ पे इसका बिल दिया, क्रिया वैफल्य क्या है, डिस्फ्रैक्सिया। ठीक है, ये तो सबका सही होगा। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आई भी। मैं इधर खड़ा हो जा रहा हूँ, उधर ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है। शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियाँ पर अधूरे अधूरे वाक्य लिखकर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है? ऐसा काम क्यों कराया जा रहा है? बताइए, ऐसा काम क्यों कराया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 चले। देखिए, ये कह रहा है कि अधूरे अधूरे वाक्य लिखकर देती है, और कहते हैं विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग को जोड़ना। मतलब आपको आधा अधूरा दिया जा रहा है, फिर सही चीज़ को ढूंढने के लिए क्या कह रहा है? अगर ये कहानी होता, अगर ये ऊपर लिखा क्या होता, कहानी होता, तब हम ढूंढते किसको? रचनात्मक सृजनात्मक को, कि बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो रही कि नहीं, सृजन शक्ति का विकास हो रहा है कि नहीं। आधा अधूरे कहानी, कल्पना शक्ति, कहानी तो किसको चेक करते हैं हम? कल्पना शक्ति को। कल्पना करता बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे कि इसके बाद क्या क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ कहानी नहीं है, यहाँ क्या कर रहा है? अधूरे अधूरे वाक्य, मतलब कोई सेंटेंस है। सेंटेंस जैसे देते हैं तो उसको सजाने वाला काम नहीं होता है, कहाँ पे मैं रहेगा, कहाँ पे ते रहेगा, कहाँ पे का, मतलब कौन सा सेंटेंस कहाँ पे होना चाहिए, तो उसको देखना है। शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार, भैया यहाँ तो जोड़ना है, तो इसमें बोलने की कोई बात नहीं है, तो यहाँ बोलने की तो कोई बात नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना बोलने की बात। विराम चिन्हों पर ध्यान देना, ये वाक्य को जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है ना, कहीं कंजंक्शन की बात कर रहा है, तो इसमें विराम चिन्ह से भी कोई मतलब नहीं है। लेखों की रचना करना सीख रहा है। लेखों की रचना करना कब सही होता? जब क्या कहता, कहानी, कोई आधा अधूरी कहानी दी गई, बच्चों से कहा गया कि आप इसको पूरा करिए, तब हम कहते हैं क्या है, उस अपने लेख की रचना कर रहा है, मतलब उसको आगे सोचने समझने कल्पना करने की शक्ति उसके अंदर विकास करना हम चाह रहे हैं, इसलिए बच्चे के सामने आधा अधूरी कहानी हम प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं आके बड़े में, तो उस समय क्या करता है, शुरू में तो बच्चा मांगता है पानी चाहिए, पानी, चाय चाहिए, पानी, पानी चाहिए, चाय चाहिए, पानी,
तो उसको सही तरीके से सटीक जगह से रखने क्या करना है उसको ना, कि मतलब किसके बाद क्या बोलना है। उसको नहीं पता है कर्ता क्या होता है, कर्ता कर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कुछ नहीं पता उसको, लेकिन फिर भी सेंटेंस बोल ले रहा है। तो कैसे? अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से। तो उसको धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, सिखाते हैं कि मतलब कौन सा वाक्य विन्यास हम सिखा रहे हैं, किसके बाद किसको रखना चाहिए। शब्द विन्यास नहीं कह रहा, ये वाक्य, अधूरे वाक्य मतलब पूरा एक ठो सेंटेंस लिखा गया है कि तुम अपने घर पे क्या करते हो, आप क्या करते हो अपने घर पे तुम, तो आप किसको कहाँ रखना है, अधूरे वाक्य को पूरा करना है। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होता है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना मतलब सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। सेंटेंस लिखा होता है, इधर कोनवा में लिख दिया जाता है कि ये होगा कि ये होगा कि ये 3 शब्द लिख दिया, उसी में से बैठाने की कोशिश करेगा कि कौन सा यहाँ पे होना चाहिए कि जिससे सही क्या निकले, उसका अर्थ सही से निकल पाए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इधर ही सही है, इधर कम लिखा है। कल से क्वेश्चन हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, जो 10 था कल से क्वेश्चन हम कितने कर लेंगे, 15 कर लेंगे। थोड़ी स्पीड आप लोग मेंटेन करके रखिएगा, नंबर आप क्वेश्चन को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे कल। गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाता है? अच्छा, बहुत सही, बताइए। चले, ठीक है। इसने कहा गतिविधि जिसमें, ऐसी गतिविधि, कोई ऐसा काम करवाया जा रहा है बच्चे से, ठीक है, गतिविधि कराई जा रही है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, पहले मतलब क्या करना, मैं पढ़ रहा हूँ तो अब क्या करना, पहले सुन रहे हैं, फिर उस पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। मतलब सुनने के बाद अब कितना समझ में आया आपको, उसका चाहे सही चाहे गलत जो भी चीज़ें हैं, आलोचना एक तरह से कह लीजिए, सही गलत सारे पक्षों को ध्यान केंद्रित क्या करना, उस पर टिप्पणी, कहने की बात टिप्पणी लिखना है, मतलब क्या इसमें सही है क्या गलत है। तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित करना। अब जो टिप्पणी लिख ली है, अब उसको सजाएंगे ना फिर से एक बार। टिप्पणी हम लिख लिए कि ये चीज़ था ऐसे ऐसे, चारों तरफ ज्ञान अपना क्या है लिख लिए, फिर तो क्या करेंगे हम, फिर पुनः कह रहा है कि पुनः लिखना सम्मिलित, यह क्या कहलाता है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक भाषा का प्रयोग, इसमें भाषा का प्रयोग कहाँ से आ गया भाई, इसमें कहीं भाषा का जिक्र हो रहा है? आपको मैंने कुछ पढ़ाया, आपने सुना, उस पर कुछ टिप्पणियाँ अपना नोट कर लिया, ये पक्ष तो सही है गलत है, ये पक्ष सही है गलत है, आपने किस आधार पे, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे, अपने तर्क वितर्क की क्षमता के आधार पे आपने कुछ न कुछ उसमें एनालिसिस किया, कुछ ऊपर नीचे डाटा को आपने क्या किया। तो ये नहीं होगा भाषा कोई मतलब। कथन विश्लेषण, अब उसके कथन में हम तोड़ फोड़ के समझ थोड़ी रहे हैं, हमने जो सुना बस क्या किया, उसको लिख लिया उसके बारे में। अब उसे फिर से क्या करना है, हमको व्यवस्थित करना है, ताकि सामने किसी को हम समझाना चाहे बताना चाहे तो उसको अच्छी तरह से हम परोस सकें, ताकि उसको समझ में आए। सुनी गई पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित करना। अच्छा, श्रुत लेख, सुन केवल लिखने की बात नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मित, अब अपने शब्द में लिखना है। कहानी आपने सुना, सुनने के बाद अब अपने हिसाब से क्या करेंगे, उस कहानी को किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे, अपने शब्दों में अपने हिसाब से क्या करेंगे, उस कहानी को लिखेंगे। ये नहीं कि हम किताब पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हूबहू आप किताब छाप लेंगे, आप हूबहू किताब नहीं ना। अब क्या है, साइंस में जैसे हो गया, डिफिनेशन को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। कब, जब आपको पुनः व्यवस्थित करने की क्षमता होगी तब, कि पहले किसको रखें, पहले आप क्या होता है, कुछ लोगों को डिफिनेशन याद नहीं होता है, जो प्रयोग किए होते हैं उसके आधार पे बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे ये चीज़ होनी चाहिए, तो इसके बाद ये रिजल्ट आएगा। तो डिफिनेशन ऐसे ही होते हैं। आप कुछ लोग एकदम रटते रहते हैं पूरा एकदम बराबर लाइन बाई लाइन, तो जो लाइन बाई लाइन वाला तो रटना क्या है, मना है, रटना बेकार है, रटने से कुछ होने वाला आपका नहीं है। तो आपके अंदर सृजनात्मक शक्ति का अगर विकास कराना चाहते हैं तो अपने शब्दों में सुनिए सबका, ठीक है ना, आप बुनिए अपना, तब आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। सब 2022 क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हुआ था, लगभग 17 पेपर हुआ था उस समय 2022 में, फिर इसके बाद 2023 का ऑनलाइन लेंगे, फिर 2024 में तो हो ही गया, फिर ऑफलाइन, और 23 में भी एक बार ऑफलाइन हुआ है,
अगस्त में। मनुष्य भाषा अर्जन, हम क्या कहते हैं, अर्जन का मतलब होता है कहीं भी कभी भी किसी से सीख लेना। एक लाइन में अर्जन मतलब कहीं भी कभी भी किसी से सीख लेना क्या कहलाता है, अर्जन। अर्जन की क्षमता के साथ क्या लिखा है, जन्म लेता है। कौन कहा है जन्मजात, नाम चौमस्की कहे। ये कहते हैं क्या, जन्मजात। पियाजे क्या कहते हैं, पहले विचार फिर भाषा। लेवाइगोस्की पहले भाषा फिर विचार। इन तीनों का व्याख्या भी देख लीजिए, ठीक है ना। ये आप अच्छे से इसको देख लीजिए। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है, यह कथन किसका है, नाम चौमस्की का। फिर चौमस्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक की खोज भी साथ साथ चलती रहती है। मतलब भाषा सीखता भी रहता है लड़का और कुछ न कुछ क्या है, खोज भी दौर करता रहता है, मतलब कुछ न कुछ खोजता रहता है। इसी अवधारणा से आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, कल्पना, ये सारा कुछ किसमें दिख रहा है, पियाजे के सेंटेंस में दिख रहा है ना। जिन पियाजे के सेंटेंस में क्या करना, अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, संकल्पना निर्माण व उसका सत्यापन अथवा असत्यता, और इस धारणा का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता था। नाम चौमस्की के अनुसार क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अब पियाजे क्या कहते हैं, भाषा संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतः क्रिया करे क्या करता है, के माध्यम से ही विकसित होता है। और लेवाइगोस कहते हैं बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क, मतलब ये समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। और ये किसके, अपने संज्ञान के, मतलब ये विचार पे जोर दे रहे हैं, और एक इस पे जोर देते हैं भाषा पे। ब्रूनर का देख लीजिए, इसको संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या अन्वेषण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मिला जुला के वो तीनों जाने की याद करिए, उन्होंने तीनों में से जे सही हो करे बाद कि वो सही ना हुए। शिक्षण में बस सही होंगे तो कौन, यही तीनों में सही होंगे। अब आपको ध्यान देना, एक नंबर के यहाँ से आ जाए तो और काम हो जाए, ठीक है। या तो हिंदी में आएगा या तो संस्कृत में आएगा। बहुत इधर उधर जाएगा तो इधर उधर नहीं, उनका एरिया ज़्यादा हिंदी और संस्कृत है। हाँ, लेकिन जब लेवाइगोस्की और पियाजे किस में देखें, साइकोलॉजी में, तो उसमें लेवाइगोस्की और पियाजे से होंगे। यहाँ पे दिमाग बैठा रखिए। चौमस्की का हमने बताया ना, ये लेडी, उसको भी दिमाग में रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सही, हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये सब 1 जनवरी का जो पेपर है, मतलब मिला जुला के एक ही पेपर का पूरा पढ़े हो जाइए। 1 जनवरी वाला पेपर उठा के देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त विधि है, सबसे बेटर इसमें से कौन दिख रही है, कौन सी ऐसी विधि है जिसमें बच्चा ज़्यादा सीखेगा, दिमाग दौड़ाइए। कौन सी विधि ऐसी है जिसमें बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा सीखेगा। चले देखिए, पहले तो भैया एक चीज़ तो बिना देख ले सुन ले क्या करवा, ये क्या लिखल है, कहानी से क्या हो गई, खत्म है ना, नेगेटिव सेंटेंस इसका। और ये क्या लिखा है, इसकी भी कहानी क्या हो गई, है ना, ट्रिक के माध्यम से। तो ज़्यादा इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, तो ये तो बाद में पढ़िया इधर उधर का बाद में, पहले ही देखा क्या कहा था, कंपटीशन। कंपटीशन मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे में द्वेष, जलन, ईर्ष्या की भावना पैदा करना। जब कभी दो लोगों में कंपटीशन होता है ना, तो ये होता है कि ना ये हमसे ज़्यादा ना होगा, ये हमसे ज़्यादा ना होगा, वो कितना हूँ खास रहता कहाँ से। उस समय जैसा लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन दूठे दोस्त हो, अगर गलती से चुनाव में साथे खड़ा हो गई ना, तो देखा दोनों में ऐसा दुश्मनी हो जाई कि कोनो कर हिसाब है ना, पता चला उनका माई बाप अलग हो, इनका माई बाप, उन लोग के हिसाब से उनको खड़ा होना पड़ गया, ये नहीं चाह के भी इनको करना पड़ गया माँ बाप के हिसाब से, लेकिन वहीं से क्या दरार हो जाए। तो कंपटीशन नहीं करना है बच्चे के अंदर। एक है कविता वाचन, कविता को पढ़ना, याद करना ना। अब एक क्या है, कक्षा में नाटक करना। और कौन सी विधि डाल सकता है, कहानी विधि। और कौन सी विधि डाल सकता है, भ्रमण विधि, ठीक है ना, ये सब भी क्या है डाल सकता है। तो बच्चा सबसे ज़्यादा किस में सीखेगा, कक्षा में नाटक करना। कोनो कहानी सुना देला,
कोई कहानी आप सुना है कहीं भैया तू बन जा राजा तू बन जा रानी, ठीक है, या मोटू पतलू और का कुलने के अलग अलग पार्ट में आप बांट दीजिए, वो सब क्या करेंगे अपना अपना डायलॉग बारी बारी से बोलेंगे। आप लोग अपने कक्षा में रहे होंगे तो उस समय कौन सा चैप्टर था, टकासेर भाजी टकासेर खाजा वाला, है ना। हाँ, अनबुझ राजा टकासेर भाजी और टकासेर खाजा। उसमें क्या करते टीचर, हाँ अंधेर नगरी चौपट राजा, ये नाम है उसका। नहीं अंधेर नगरी चौपट राजा, हाँ ये चैप्टर का नाम था। और उसमें क्या होता था 5 जने भैया खड़ा हो जाए जगह जगह जो पात्र अपन बोले खन तैयार रहा। तो इससे क्या होता है वो तो बस बोल रहे थे पढ़ के, लेकिन वो उनको कह दे तुमको अपना अपना भैया याद करके आना है। और इसके बाद कहानी मंचन पे नाटक करवाइए मंच पे, तो बच्चा क्या होगा अपन रिहर्सल करे के चक्कर में इतना ज़्यादा याद हो जाएगा उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या से हो जाएगा हमारा बी से हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब देखिए कल से क्वेश्चन का टाइम और 5 क्वेश्चन इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन आप हो जाएंगे इसमें। एक क्वेश्चन तो सब एक सही होना चाहिए हमारे हिसाब से, कोई ऐसा नहीं जिसका गलत नहीं होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए भाई। है चले, सृजनात्मक क्या लिखा है, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, क्या है सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक मतलब होता है कि सृजनात्मक मतलब आपको अंदर सृजनात्मक लेख तभी आ सकता है जब आपको क्या हो थोड़ी सी आज़ादी हो, है ना। सृजनात्मक लेख में देखिए निबंध लेखन है, उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है, निबंध है, प्रतिवेदन है, अनौपचारिक मतलब कहीं भी कभी भी किसी से भी अगर आपके पास अनौपचारिक ज्ञान तो क्या लिख पाइबा ना। अनौपचारिक में कहाँ, अनौपचारिक में आपको लिखना ही नहीं आएगा तो लिखेंगे कहाँ से। अनौपचारिक मतलब हमने बताया ना कहीं भी कभी भी किसी जो सीख लेते हैं उसमें लिखना पढ़ना सिखाया नहीं जाता है। अनौपचारिक में वो अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से बस किसी के व्यवहार को ऑब्जर्व करके सीखता है। और औपचारिक क्या करता है, औपचारिक कहता है कि सभी चीज़ें फिक्स होती हैं, वहाँ बच्चा आके लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ सीखता है। आप तो बोलना सीख लेंगे, ठीक है ना, लेकिन लिखना और पढ़ना के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, औपचारिक में जाना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना है, लिखना तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, औपचारिक में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखना सीखना है, ठीक है ना। तो बार बार मैं कहता हूँ अर्जन का न पकड़ के क्या हो जाए, ये क्या है अर्जन है कि नहीं, कहीं ये क्या दिख रहा है आपको, अधिगम दिख रहा है, ठीक है, अर्जन और अधिगम दिख रहा है। इससे हम प्रत्येक चीज को प्राप्त कर सकते हैं, भी सभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इससे प्रत्येक लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे समय की पाबंदी होती है, यहाँ पे समय कोनो पाबंदी नहीं होती है। यहाँ पे क्या है, आप जो है अपने जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पे संकुचित होता है, मतलब आपको एक निश्चित वातावरण में रख के पढ़ाया जाता है। मतलब वातावरण भी निश्चित होगा, अध्यापक भी निश्चित होगा, पाठ्य पुस्तक निश्चित होगी, सब कुछ क्या होता है पहले से फिक्स होता है। इसके चरण भी आपके फिक्स होंगे, एक निश्चित क्रम में चलते हैं। पहले भी का टेट फिर सुपर टेट ऐसे करके क्या टीचर बनेंगे, तो इसके चरण भी क्या होते हैं, लेकिन इसमें कहीं नहीं। एग्जाम्पल हम लिए थे दादा पान के थूक देना, कहीं भी तो हम सीख लें, कहीं भी किसी से सीख लिए, और इन दोनों को यहाँ पे मतलब है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ए से हो जाएगा औपचारिक। अगर औपचारिक की जगह अलाउड लिखल कहा जाए अपसारी, यहीं पे लिखा जाता क्या अपसारी, ये तो सबसे अच्छा से हो जाए, फिर एकदम खुला है आपको आज़ादी, जितना मन करे उतना सोचिए समझिए सब काम करिए, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्त आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये पैडागोजी कंटिन्यू क्लास चलेगा। लगभग 500 क्वेश्चन हम बोलें तो 500 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आपके जो अलग से साइकोलॉजी और शिक्षण कंप्लीट वाला जो चल रहा है सेशन वो भी कंटिन्यू रहेगा। इधर भी थोड़ा सा संस्कृत को लेकर हम ज़्यादा परेशान, तो संस्कृत लगभग आपको क्या है, जितना आपका 6, 7, 8 वाला था वो काम उसका हो गया है, बस केवल आपकी साइकोलॉजी बची है और पैडागोजी बची है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।